हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है इस चैनल रूडिमेंटल केमिस्ट्री में। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से मौजूद हूँ एक नया अध्याय लेकर। कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 7 बहुकोशिकीय संरचना ऊतक। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोस मिलते रहें और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती रहे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे ऊतकों का परिचय, ऊतक का इतिहास, ऊतक का समूहीकरण और पादप ऊतक के प्रकार। मुख्य रूप से आज की क्लास में हम पादप ऊतकों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिचय। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले अध्याय में हमने कोशिका के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन किया है। कोशिका अध्याय के सारे वीडियोस इसमें अवेलेबल हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊतक। तो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये तो आपको पता है, अध्याय 1 जैव विविधता में आप पढ़ चुके हो। परंतु क्या सारे के सारे जीव एक कोशिकीय होते हैं? नहीं। हम अपने आसपास ज़्यादातर जितने भी जीव देखते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। तो ऊतक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र, और इस प्रकार बहुकोशिकीय जीव की रचना होती है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि कैसे एक कोशिका और अनेक कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण कर रही हैं। आप अपने आसपास जितने भी जीव जंतु देखते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, मक्खी, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सारे के सारे बहुकोशिकीय जीव हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इनमें बहुत सारी कोशिकाएं मौजूद हैं। तो जब बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं तो श्रम विभाजन कर दिया जाता है। श्रम विभाजन का अर्थ होता है कार्यों को बांट देना। आप लोग की पुस्तक में क्रियाकलाप दिए गए हैं जिसमें तने की आड़ी काट दिखाई गई है। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए, यदि हम तने को आड़ा काटें और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखें अभिरंजन करके, तो आपको कुछ इस तरह की संरचना दिखाई देगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो केंद्र वाला भाग है, ये वाला, ये इसका भाग पित्त कहलाता है और ये सबसे बाह्यतम परत है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। और ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके की जो लाल रंग की रचना आपको दिखाई दे रही है, ये वास्तव में संवहन बंडल है। ये संवहन बंडल है और ये संवहन बंडल ही पौधों में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आवागमन करने में मदद करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। ये देखिए, यदि हम इसकी खड़ी काटें, ये जो पहला वाला, ये वाला जो चित्र है, ये इसका आड़ा काट है। मान लीजिए ये तना है तो हम इसको ऐसे काटें तब आपको ये मिलेगा। और यदि हम तने को ऐसे, ये देखिए, मान लीजिए ये तने का भाग है तो तने को हम यदि ऐसे काटे, खड़ा काटे, तो उस स्थिति में हमें कुछ इस प्रकार का संरचना दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये वास्तव में एक कोशिका नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है जिसे हम ऊतक के नाम से जानते हैं। आप लोगों की पुस्तक में आगे चित्र दिया हुआ है क्रियाकलाप 2, जिसमें अंकुरित मूंग का जो सबसे सिरा होता है, किनारे वाला, उसके अंतिम सिरे की कोशिकाओं की व्यवस्था दिखाई गई है। यदि आप मूंग या चना के बीज को पानी में भिगोकर रख दें तो 1-2 दिन में वो अंकुरित हो जाते हैं। और यदि उसके जो ताजे मूलांकुर जो हैं, उनके सिरे को यदि काट के स्लाइड बना के देखा जाए अभिरंजित करके, तो आपको कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। ये सारी की सारी जो हैं वो कोशिकाएं हैं और ख़ास तौर पर जो ये इसके सिरे की कोशिकाएं होती हैं, ये बहुत अधिक विभाजन क्षमता रखती हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, विभेदयोजतक करके पढ़ेंगे, प्रविभाजी ऊतक के नाम से भी जिसे जाना जाता है। ऊतक का इतिहास देख लेते हैं। 1799 में मॉरी फ्रेंकोइस जेवियट बिछट ने सबसे पहले ऊतक शब्द का इस्तेमाल किया था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने ऊतकों के अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग नहीं किया था और मुख्य रूप से इनका जो अध्ययन था वो जंतु ऊतकों पर आधारित था। इन्होंने अपनी पुस्तक में इसका विस्तृत विवरण लिखा है।
इन्होंने ऊतक को 3 भागों में बांटा था मुख्य रूप से। पहला भाग था फाइब्रस, दूसरा था सीरस और तीसरा था म्यूकस। इसको थोड़ा सा एक एक लाइन में समझ लेते हैं। ये जो फाइब्रस था ये रेशेदार ऊतक थे। ये दिखने में रेशे के समान दिखाई देते थे। जबकि जो दूसरा ऊतक है सीरस, ये तरल था, पानी जैसा तरल, इसीलिए उसे नाम दिया गया सीरस। और कुछ ऊतक जो थे वो चिपचिपे टाइप के थे, जिन्हें नाम दिया गया म्यूकस। इस प्रकार उन्होंने इसके और भी समूह बनाए थे। अन्य 21 ऊतकों का विवरण मिलता है। ये यहाँ पर गलती से उद्योग लिखा गया है, ये उद्योग नहीं है, ऊतक है। इसको आप लोग करेक्ट समझिएगा। ऊतकों का 21 अन्य ऊतकों का विवरण भी इन्होंने दिया है। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। आज के समय में जो प्रयोग आने वाले सारे जंतु ऊतक का नामकरण और विवरण जो वर्णन मिलता है वो बिछड़ने जैसा दिया था, उससे बहुत मिलता जुलता है। आगे देखते हैं। इसके पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया था और उसके विवरण और अलग अलग शब्दावली, उनकी सतह की बनावट, कार्य रचना के आधार पर किया था। अलग अलग प्रकार का नाम दिया गया था। उन्हीं में से एक वैज्ञानिक थे नेहेमिया ग्रीव। उन्होंने मुख्य रूप से 2 निष्कर्ष निकाले और ये कहा कि पौधे में 2 प्रकार के जैविक भाग होते हैं। पहला भाग मज्जा और दूसरा काष्ठीय। तो ये जो नेहेमिया ग्रीव थे, इन्होंने मज्जा और काष्ठीय प्रकार के ऊतकों की बात कही थी। और ये ग्रीव ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले पतली झिल्ली वाली नर्म स्पंजी और द्रव से भरी कोशिकाओं को पैरेन्काइमा कहा था। यहाँ पर आपको एक बात नोट कर लेनी चाहिए कि जो ग्रीव थे, इन्होंने सबसे पहले पैरेन्काइमा शब्द का इस्तेमाल किया था। इन्होंने पतली झिल्ली वाली कोशिका देखी थी जो नरम थी, स्पंजी थी और द्रव से भरी हुई थी। इसके बाद आगे देखते हैं। अन्य वैज्ञानिक नगेली ने फॉर्मेटिव और स्टेबल ऊतक की संकल्पना दी। नगेली जो वैज्ञानिक है, ये एक वनस्पति शास्त्री थे और इन्होंने ऊतकों के बारे में फॉर्मेटिव और स्टेबल शब्द की बात कही। फॉर्मेटिव का अर्थ होता है जो तेजी से वृद्धि करते हैं, अर्थात जिनमें विभाजन होता रहता है। ये पौधे की जड़ों और तने के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं और इसी प्रकार के ऊतक जंतुओं में रक्त और त्वचा में पाए जाते हैं। इसके साथ ही नगेली ने पौधों में नलिका के जैसे ऊतक जो कि पानी, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, उसके बारे में भी बात की थी। जंतु और पादप के कुछ ऊतक जो हैं वो आपस में काफ़ी समानता दिखाते हैं। इतनी अधिक समानता दर्शाते हैं कि कभी कभी ये उन दोनों में अंतर कर पाना कठिन हो जाता है कि ये जंतु कोशिका है या पादप कोशिका है। पौधों में संवहन का कार्य करने वाले और सहारा देने वाले अधिकांश ऊतक जो हैं वो मृत होते हैं, जबकि जंतुओं के अधिकांश ऊतक जो होते हैं वो जीवित रहते हैं। मृत ऊतक की संख्या काफ़ी कम पाई जाती है। इसी क्रम में नागेली की तरह ही श्लीडन और स्वान ने भी तेज़ी से वृद्धि करते हुए ऊतकों को देखा था और ये पाया था कि इन ऊतकों की कोशिकाएं छोटी हैं, केंद्रक बड़े और स्पष्ट हैं और कोशिका द्रव की मात्रा बहुत कम है। अर्थात उन्होंने कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं को देखा था जो आकार में छोटी थी, केंद्रक बड़े थे, कोशिका द्रव्य की मात्रा कम थी और जैसे जैसे ये परिपक्व होते गए, यानी कि इनका वृद्धि विकास होता गया, तो कोशिकाएं तो आकार में बड़ी हो गई लेकिन केंद्रक छोटा हो गया और कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ गई और कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति जो है वो मोटी हो गई। अर्थात एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, प्रविभाजी ऊतक स्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्लीडन और स्वान ने दिया था। इसके बाद हम आगे देखते हैं ऊतकों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ आप देख सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा होगा। पादप ऊतक का विभाजन दर्शाया गया है। विभयोज्यतकी ऊतक, जिसे हम प्रभाजी ऊतक के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा प्रकार है स्थायी ऊतक। तो ये जो विभाजी ऊतक होता है, प्रविभाजी ऊतक या विभयोज्यतकी ऊतक जो होता है,
ये स्थान के आधार पर अर्थात कौन से भाग में पौधे के पाया जाएगा उसके आधार पर पुनः इसे 3 भाग में बांटा गया, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतःपृष्ठ। शीर्षस्थ का अर्थ होता है जैसे जड़ और तने हैं उनके कोने में। ये देखिए यहाँ पर एक चित्र भी, आगे के स्लाइड में चित्र भी आएगा, हम आपको दिखाएंगे। दूसरा पार्श्व यानी कि तने के साइड में पाया जाता है और अंतर्वृष्टि मतलब 2 पर्वों के बीच में पाया जाता है। जबकि स्थायी उत्तक को 2 प्रकार में बांटा गया, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। ध्यान से समझिएगा, सरल स्थायी उत्तक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत आता है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा में देखिए 2 और प्रकार लिखे हुए हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। इन सारे का डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा है जटिल स्थायी उत्तक, जो 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों के दोनों संवहनी उत्तक हैं और एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे जाइलम जो है वो जाइलम ट्रैकिड्स, जिसे हम वाहिनिका कहते हैं, दूसरा वाहिका, और जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, इन 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। जबकि फ्लोएम चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, इन 4 से मिलकर बना होता है। आप लोगों को ये चार्ट अपनी कॉपी में ज़रूर बनाना चाहिए। हम एक एक करके इन सारे उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं प्रविभाजी उत्तक। यह कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं। आप ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट्स आपकी पुस्तक में नहीं दिए हैं। ये कोशिकाएं आकार में बहुत छोटी होती हैं। इनमें सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है। जो कोशिका द्रव्य होता तो है पर कैसा रहता है, सघन। पर कोशिकाओं का आकार ही छोटा है तो मात्रा जो है वो कम रहेगी, पर सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है। काफ़ी अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहता है। अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा क्यों होती है। चूँकि इनको विभाजन करना होता है, जिसके लिए ऊर्जा चाहिए होती है, और आप जानते ही हो कि कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तो इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा रहेगी। इनमें रिक्तियाँ नहीं पाई जाती। देखिए, इसे बड़ी ही जल्दी स्थायी कोशिकाओं में बदलना होता है, तो इनमें रिक्तिका नहीं पाई जाती, क्योंकि रिक्तिका में बहुत सारे पदार्थ स्टोर किए जाते हैं। तो यहाँ पे पदार्थ को स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए इसमें रिक्तिका नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण गुण जो इनका होता है, इनमें विभाजन क्षमता होती है। अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते, मतलब कोशिकाएं आपस में एकदम सटी होती है। जैसे फर्श में टाइल्स एक के बाद एक लगे होते हैं ना, वैसे ही कोशिकाएं आपस में चिपकी हुई सी रहती हैं। उनके बीच में कोई अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और इनकी कोशिका झिल्ली भी पतली होती है। यहाँ पे कोशिका भित्ति शब्द 2 बार आ गया है। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, जबकि कोशिका झिल्ली भी बहुत पतली होती है। असल में ये नई कोशिकाएं होती हैं जो पुरानी कोशिकाओं से बनी होती हैं, और इनकी जो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ये सारी चीज़ें बहुत पतली होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं क्योंकि इन्हें विभाजन करना होता है। अब देखो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, अग्रस्थ प्रविभाजी उत्तक। ये टिप में पाए जाते हैं। देखिए सबसे ऊपरी भाग में दिख रहा है। अंतर्वृष्टि देखिए आड़ा बीच में पाया जाता है और पार्श्व जो है वो किनारे में मिलता है। अभी हमने पादप कोशिका का केवल एक ही भाग कवर किया है। अगली क्लास में हम स्थायी उत्तक और उनके प्रकार का वर्णन करेंगे। सरल उत्तक, त्वची उत्तक, भरण उत्तक क्या होता है ये पढ़ेंगे। संवहनी उत्तक, जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे और जंतु उत्तक का परिचय लेंगे। मेरे ख्याल से ये आप लोगों का लास्ट 3 या 4 वीडियोस में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 वीडियो में शायद हो जाए। तो अगली क्लास के लिए आप वेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको सारे चैप्टर के ऐसे एक्सप्लेनेशन टाइम पर मिलते रहिए। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे विथ अस। आपका दिन शुभ रहे।